अभी तक आपने सुना, रागिनी ने बातों बातों में उससे कहा, लो हो गई बैंडेज। ये कहते हुए उसने साहिल को देखकर आंख मारी। साहिल ये देखकर मुंह बना दिया। नंदिनी उसका मुंह बना देखकर हंसने लगी। अब आगे साहिल के मुंह बना के देखने पर नंदिनी और रागिनी दोनों ही हंस रहे थे। रागिनी ने कहा, क्यों छोटे माफिया, क्या हुआ, क्यों ऐसा मुंह बनाया है? आप बहुत गंदी हो, मुझे बातों में फंसा के आपने ये सब करा दिया। ये कहते हुए उसने अपने बिस्तर पर रखा छोटा सा टेडी बियर फेंक के मारा तो रागिनी ने उसे कैच कर लिया। उसने साहिल से कहा, अच्छा चल दोस्ती करेगा, पक्की वाली, जिसमें नो फाइटिंग, हाँ पर थोड़ी बहुत चलेगी, बोल करेगा दोस्ती मेरे साथ? ये बोल उसने उसके सामने हाथ बढ़ा दिया। उसे देखकर नंदिनी ने कहा, क्यों साहिल, करोगे दोस्ती इस पागल से? साहिल ने रागिनी को देखते हुए कहा, हाँ करूँगा, पर ये मेरी खाने की चीज़ नहीं लेगी तब करूँगा, वरना नहीं। अच्छा चल, नहीं लूँगी तेरे खाने की चीज़ को, पर तू भी मुझे बदरिया नहीं बुलाएगा, कुछ और बोल दे, पर ये नहीं। रागिनी के बोलने पर साहिल ने अपना हाथ बढ़ा के शेक हैंड कर लिया। दोनों की दोस्ती देखकर नंदिनी बोली, अब जब आप दोनों की दोस्ती हो गई है तो मैं आप दोनों के लिए कुछ बढ़िया मंगा दूँ, बोलो क्या खाएंगे आप दोनों? उसकी इस बात पर दोनों ने एक साथ में कहा, पिज्ज़ा विथ चॉकलेट केक एंड कोल्ड ड्रिंक विथ समोसे। ये सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी। तभी श्लोक भी अंदर आ गया। उसने देखा साहिल नंदिनी की गोद में बैठा हंस रहा था। वो अंदर आते हुए बोला, साहिल बेटा ठीक हो ना? रागिनी ने उसे देखकर कहा, अरे हमारा छोटा माफिया ठीक है, वो अपने चाचा की तरह डरपोक नहीं है। इस बार श्लोक ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा। उसने नंदिनी को देखकर कहा, शुक्रिया मेरे साथ देने के लिए और साहिल की जान बचाने की। नंदिनी ने उससे कहा, अरे साहिल की जान हम ऐसे कैसे जाने देते? वैसे भी साहिल हमारे दोस्त हैं और हम अपने दोस्त को कैसे कुछ होने देते? आप घबराएं ना साहिल, बिल्कुल ठीक है। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी रुद्र अंदर आया और साहिल के पास आते हुए बोला, साहिल बेटा आप ठीक तो है ना? और ये ज़्यादा तो नहीं लगा? उसके ऐसे घबरा के पूछने पर नंदिनी ने कहा, आप परेशान ना हो, ये बिल्कुल ठीक है और ये हल्की सी खरोच है, मैंने बैंडेज कर दिया है, साहिल एकदम ठीक है। नंदिनी की आवाज़ पर रुद्र ने उसकी तरफ देखा। अभी तक उसने नंदिनी की तरफ गौर नहीं किया था, वो सिर्फ साहिल को देख रहा था। उसने उसे देखकर कहा, आप यहाँ पर? इस पर श्लोक ने कहा, हाँ नंदिनी जी और रागिनी की वजह से ही आज साहिल की जान बची है, वरना आज लगा था हम दोनों ही ऊपर निकल लेंगे। ये सुनते ही रुद्र ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, थैंक यू नंदिनी जी, आपने साहिल और श्लोक की जान बचाई। इट्स ओके। नंदिनी के ये कहते ही साहिल ने कहा, दोस्त मंगवाओ ना समोसे प्लीज़। उसके ये बोलने पर नंदिनी ने कहा, रुको हम अभी मंगा देते हैं। ये बोल वो फ़ोन लेकर ऑर्डर करने लगी तो रुद्र बोला, नहीं नंदिनी जी, हम किसी से ऑर्डर नहीं मंगवाते, साहिल के लिए घर पर ही बनवाते हैं, इसलिए यहीं बनवा देते हैं। ये कहते हुए उसने एक नौकर से जो भी साहिल ने कहा था उसे बनाने के लिए कहा। नौकर सब सुनकर चला गया। नंदिनी ने रुद्र को देखते हुए कहा, वैसे आपसे एक बात पूछे, यही ना कि वो कौन था जिसने इन पर हमला किया? रुद्र की इस बात पर नंदिनी ने कहा, हाँ कौन थे वे और आप कौन हैं? इतने सारे गार्ड्स देखकर लगता है जैसे कोई बहुत बड़े आदमी हैं आप। उसके इस सवाल पर रुद्र श्लोक की तरफ देखने लगा। श्लोक ने मुस्कुरा के कहा, आपको सच में नहीं पता कि ये कौन है? इस पर रागिनी ने कहा, बोल तो आप ऐसे रहे हैं जैसे ये शिमला के माफिया हैं और बहुत मशहूर हैं। ये बोलकर वो हंस थी। श्लोक ने उसकी बात पर कहा, जी ये रुद्र सिंघानिया है, शिमला के करता धरता और टॉप बिजनेसमैन। आप सच में ये बात नहीं जानती। इस पर रागिनी ने आंखों में बड़ा कर ना में सिर हिला दिया। नंदिनी ने कहा, मतलब वो गुंडा माफिया जिसे कुछ लोग अपना भगवान मानते हैं। आप समझ गई कि साहिल और आप पर ये हमले क्यों हुए। जब साथ ऐसा हो तो गोलियां चलना और मौत का हर राह पर मिलना तो स्वाभाविक ही है। रुद्र को ना जाने क्यों नंदिनी के उसे गुंडा कहना और माफिया कहना बहुत चुभा था। उसने उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखा, पर नंदिनी की नज़रें झुकी हुई थी और साहिल की तरफ थी।
रागिनी ने श्लोक और रुद्र को देखते हुए कहा, सॉरी, वो दीदी को ऐसे लोग नहीं पसंद जो गुंडे होते हैं, मतलब माफिया होते हैं। श्लोक ने नंदिनी से पूछा, पर आप दोनों ने जैसे आज दुश्मनों से लड़ा है, उस तरह से तो देखकर लगता है जैसे बहुत दुश्मन मारे हैं आप दोनों ने। और नंदिनी जी, आप क्या बंदूक चलाती हैं? कहाँ से सीखा है ये? उसके पूछने पर नंदिनी की आंखों के सामने बहुत सारे धुंधले से दृश्य आने लगे। कुछ में एक लड़की हाथ में तलवार लिए हुई थी और एक दूसरी लड़की को लेकर भाग रही थी। दूसरी तरफ उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे। उसके आंखों के सामने ये सब दृश्य चल ही रहा था कि तभी श्लोक ने कहा, कहाँ खो गई आप? बताएं, कहाँ से सीखा है आपने? उसके ये बोलते ही नंदिनी चौंक गई, पर उससे कुछ कहा नहीं गया। तो रागिनी ने कहा, अरे दीदी कॉलेज में इंटरनेशनल चैंपियन रह चुकी है शूटिंग में, उन्होंने बहुत सारे ट्रॉफी जीता है, पर बाद में सब छोड़ दिया। रुद्र को ना जाने क्यों रागिनी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। नंदिनी साहिल को देख रही थी, उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में रखे उन्हें देखे जा रही थी। उसने श्लोक से पूछा, श्लोक जी, साहिल की माँ और पापा यहाँ नहीं रहते हैं क्या? उसने इतना ही पूछा था कि तभी एक नौकर ने आकर कहा, साहब, साहिल बाबा और आप सबके लिए सब कुछ रेडी है। रुद्र ने रागिनी से कहा, आप साहिल को लेकर जाएं। उसके ये बोलने पर रागिनी साहिल को गोद में उठा के अपने साथ ले गई। श्लोक, जाकर देखो साहिल को। रुद्र ये कहते हुए थोड़ा सा गुस्से में था। श्लोक उसकी बात सुनकर चला गया। उसके जाते ही रुद्र ने नंदिनी की तरफ देखकर कहा, साहिल से दोस्ती की है तो एक बात जान ले आप, साहिल के सामने हम कभी भैया और भाभी माँ का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि अब वो नहीं है इस दुनिया में। मैं नहीं चाहता कि वो उनके नाम से अपने आंसू बहाए। और दूसरा, मिस नंदिनी जी, कोई भी जन्म से गुंडा या माफिया नहीं होता है, या अपने साथ बंदूक लेकर पैदा नहीं होता है। कुछ मजबूरियाँ होती हैं जब हमें बंदूक उठाना पड़ता है, जैसे आपकी थी आज, वैसे ही मेरी भी थी कुछ साल पहले। साहिल मेरे पास मेरे भैया और भाभी माँ की अमानत है, उस पर एक खरोच नहीं आने दूंगा। ये वचन मरते वक्त मैंने अपनी भाभी माँ को दे दिया था, इसलिए मुझे भी गन उठानी पड़ी साहिल की प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आज आपने की है, बिल्कुल वैसे मैं भी कर रहा हूँ। तो अगर इसे करना गुंडा होना है तो मैं हूँ गुंडा, समझिए आप। ये कहते हुए रुद्र नंदिनी के पास खड़ा था। उसकी आंखों में आंखें डाल के नंदिनी की आंखों में डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति थी। तभी रुद्र की आंखें फैल गईं। उसने जब गौर से नंदिनी की आंखों को देखा तो उसे वो आंखें याद आ गईं जो उसने झील के पास देखा था। नंदिनी उससे दूर होकर जाने लगी तो रुद्र ने उसकी तरफ मुड़ के कहा, आप झील के पास बसे गांव में डांस सिखाने जाती हैं? उसकी बात सुनकर नंदिनी ने बिना उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ मैं जाती हूँ, क्यों? ये सुनते ही रुद्र का गुस्सा उड़ गया और उसके होठों पर मुस्कान ने जगह ले ली। उसने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसकी बात सुन नंदिनी बाहर चली गई। रुद्र उसे खुशी नज़रों से जाते हुए देख रहा था। उसने खुद से कहा, मतलब आप थी वो जिसकी आवाज़ हर बार मैं झील के पास सुनता था। आप मेरे इतने पास थीं और मैंने आपको पहचान नहीं पाया। पर कोई नहीं, अब तो पता चल गया है। ये बोल के वो उसके पीछे चला गया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। नंदिनी रागिनी और साहिल को अपने हाथ से खिला रही थी। ये देखकर श्लोक ने रुद्र से कहा, रुद्र यार, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। रुद्र ने पिज्ज़ा का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा, क्या? मैं सोच रहा था क्यों ना नंदिनी जी को चीकू की केयर टेकर रख लें। देख चीकू उसकी कैसे बात मानता है, और 1 महीने के लिए माँ भी नहीं है। ये चीकू को हमसे अच्छे से संभाल लेगी और हम भी अपना काम कर पाएंगे। वैसे आज जिस तरह इसने चीकू और मेरी जान बचाई है, उसे देखकर लगता है कि ये चीकू की केयर टेकर बनने के लायक है और बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी। क्या बोलता है? श्लोक ने ये कहते हुए उसे देखा तो रुद्र बोला, हमारे सोचने से क्या होता है? जब तक चीकू जी की दोस्त जी हाँ नहीं बोलती, मुझे तो शक्ल से ही नक चढ़ी दिखती है। देख लेना, सीधा मना कर देगी। उसके ये बोलने पर श्लोक ने कहा, अरे नहीं यार, इतनी प्यारी तो है, मुझे नहीं लगता ये मना करेगी। अच्छा तो पूछ के देख क्या बोलती है। रुद्र के कहने पर श्लोक ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी जी, आपसे एक बात करनी थी। जी बोले, क्या बात है? ये कहते हुए उसने साहिल का मुंह नैपकिन से साफ किया और उसकी तरफ देखने लगी। श्लोक ने उससे कहा, मैं ये कहना चाह रहा था कि साहिल के लिए हम सब केयर टेकर चाहते हैं। 1 महीने के लिए वो मेरी माँ थी, वो साहिल को देख लेती थी, पर वो अभी 1 महीने के लिए केदारनाथ गई हैं।
तो क्या आप साहिल की केयरटेकर बन सकती हैं? वो आपकी बात मानता है और शांत रहता है आपके साथ, और आप जितने पैसे बोले हम देने को रेडी हैं। उसकी बात पर नंदिनी बोली, श्लोक जी, मैं किसी के लिए काम नहीं करती हूँ और ना मुझे किसी के लिए काम करना है, इसलिए सॉरी, मुझे यह जॉब नहीं चाहिए। और रही बात आपके पैसे की, तो मैं इतने पैसे कमा लेती हूँ जिससे मेरी बहन और मेरी ज़िंदगी चल जाती है। बाकी पैसे लेकर हमें कोई ताजमहल तो खड़ा करना नहीं है, इसलिए पैसों का लालच ना दें। रही बात साहिल को संभालने की, तो एक दोस्त की तरह मैं साहिल का ख्याल रख सकती हूँ जब तक आप चाहें, पर मैं आपके घर नहीं आ सकती। आपको मेरे घर साहिल को लेकर आना पड़ेगा। अगर आपको मंजूर है तो बताओ। ये सुनकर रुद्र मुस्कुराने लगा तो रागिनी ने कहा, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया, आप ऐसे मुस्कुरा रहे? क्या दीदी ने आपकी बात को ना मानकर अपनी शर्त रख दी, इसलिए आप मुस्कुरा रहे हैं? जी, कमाल की है आपकी बहन। एक तो फ्री के ट्यूशन देती है, उस पर से जॉब भी नहीं करना, और तेवर एकदम राजकुमारी वाले जैसे। ना जाने कौन से रियासत की दौलत है इनके पास जो इन्हें इतना घमंड है। वैसे आपके पास बहुत अच्छा मौका था, पर आपने गंवा दिया। चलो कोई नहीं, हम आपके पास चीकू को छोड़ देंगे, आप टाइम बता दें। रुद्र की बातों से नंदिनी को बुरा लगा था, पर वो खामोश ही रही। जिस सुबह घर छोड़ देना, पर अगर उसे लेने आना तो झील के पास, क्योंकि मैं शाम को वहीं मिलती हूँ, इसलिए आप वहीं आकर ले जाना, और अगर वहाँ नहीं मिली तो घर पर ही होगी। वो इतना कहकर उठने लगी तो रुद्र ने कहा, ये इतना भागने का मुझे शौक़ नहीं है, तो आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें, मैं कॉल करके पूछ लूँगा। जहाँ भी आप होंगी मैं वहाँ आ जाऊँगा। नंदिनी ने इस पर उसे नंबर दे दिया और वहाँ से साहिल को बाय बोल के चली गई। शाम का वक्त, नंदिनी का घर। नंदिनी जब वहाँ से वापस आई थी, तब से वो खामोश बैठी अपने कमरे में कुछ सोचे जा रही थी। तभी रागिनी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई और उससे बोली, दीदी कॉफ़ी। और क्या सोच रही हैं आप? नंदिनी ने कॉफ़ी का मग लेते हुए कहा, आज सुबह उन लोगों ने हम पर हमला किया था, वो उन्हीं के आदमी थे। ये सुनते ही रागिनी हैरान होकर उसे देखने लगी। रागिनी ने नंदिनी की बातों पर हैरान होते हुए कहा, मतलब वो जो साहिल और श्लोक पर हमला कर रहे थे, वो लोग हमारे लिए आए थे? नहीं, मैंने जिन लोगों की गाड़ी को खाई के पास लास्ट में पंचर की थी, वो लोग थे। मैंने उन्हें मारा नहीं, बस गाड़ी ही पंचर की है। अगर अगली बार वो लोग सामने आए तो मैं छोड़ूंगी नहीं। नंदिनी की आंखों में ये कहते हुए गुस्सा था। रागिनी उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, दीदी शांत हो जाओ, हम उन सब से दूर हैं। वो लोग नहीं जानते कि हम शिमला में कहाँ हैं, और शिमला कोई बहुत छोटा तो नहीं है, आकर हमें पकड़ लेंगे, बहुत बड़ा है, और मैं हूँ ना साथ में। आप शांत रहो। वैसे रात के खाने में क्या बनवाने वाली हैं आप उस लक्ष्मी से? तुम जो बताओ मैं बनवा दूंगी। ये कहते हुए उसने खाली कॉफ़ी के मग उठाए और जाकर उसे किचन में रखने लगी। उसके पीछे ही रागिनी भी आई। जब दोनों किचन में आए तो देखा लक्ष्मी कुछ बना रही थी। रागिनी ने देखते हुए कहा, ओ बेटा केक, वो भी वनीला, क्या बात है लक्ष्मी जी, आज आपने दिल जीत लिया हमारा। लक्ष्मी ने उसे देखते हुए कहा, आप अपना दिल अपने पास ही रखें, वरना उसमें चाकू घोंस दूंगी। अरे लक्ष्मी, इसलिए तुम सिंगल हो। जब कोई दिल देता है तो उसमें चाकू नहीं घुसाते, हाथ फेरते हैं, वो भी प्यार से। पर तुम जैसी जंगली लड़की को कहाँ से ये सब समझ आएगा? तुम यहीं के जंगली गांव में पली बढ़ी हो ना, इसलिए। ये कहते हुए उसने केक की तरफ हाथ बढ़ाया तो लक्ष्मी ने उसके हाथ पर मारते हुए कहा, खबरदार जो इसे हाथ लगाया तो। मैं तो जंगली गांव की पैदाइश हूँ, तो जाकर अपने शहर वालों के हाथ का बना केक खाएं। खबरदार जो मेरा केक खाया, और ये आपके लिए नहीं है, इसलिए दूर रहे। ये कहते हुए वो उस पर डिजाइन करने लगी। रागिनी ने उसे देखते हुए, बस यही थी तेरी मेरी दोस्ती, इतना ही मानती है तू मुझे? अरे पाप लगेगा तुझे, तूने एक प्यारी सी भोली भाली बच्ची को मना किया है। तेरा पति टकला मिले तुझे, भगवान करे तुझे मेरी हाय लगे, और तेरा पति सूमो पहलवान मिले जो कम से कम 1 कुंटल खाए, और तू बनाते बनाते थक जाए, पर वो खाते नहीं। देख अभी भी वक्त है, दे दे मुझे 1 टुकड़ा, नहीं तो और श्राप दूंगी। लक्ष्मी उसके बोलने पर ध्यान न देते हुए अपने काम पर लगी थी। उसने केक पर बहुत अच्छी डिजाइन की और हॉल में बैठी नंदिनी के पास ले आई। रागिनी भी उसके पीछे आई। लक्ष्मी ने नंदिनी के सामने उसे रखते हुए कहा, दीदी बताओ ना कैसा बना है? आपने जैसा सिखाया है बिल्कुल वैसे ही है ना? नंदिनी ने केक देखते हुए कहा, दिख तो अच्छा रहा है, अब खा के पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है।
लक्ष्मी उसके कहने पर गई और प्लेट चम्मच ले आई। उसने एक टुकड़ा निकाल के उसे दिया और बोली, खा के बताओ तब। नंदिनी ने उसके हाथ से प्लेट ली और चम्मच लेकर खाने लगी तो रागिनी और लक्ष्मी दोनों उसे ध्यान से देख रही थी। नंदिनी ने खाते हुए कहा, वाह क्या बात है लक्ष्मी, तुमने तो एक बार में इतना अच्छा केक बना लिया। ये सुनते ही रागिनी ने कहा, सच में दीदी, मुझे भी खाना है। ये कहते हुए वो चम्मच से जैसे टुकड़ा उठाने बढ़ी, लक्ष्मी ने उसे रोकते हुए कहा, जी नहीं, आप नहीं लेंगी। जब देखो मुझे कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। मैं नहीं दे रही अपना बनाया हुआ केक। अरे लक्ष्मी, पाप लगे तुझे, वरना दे दे मुझे। ये बोल उसने चम्मच बढ़ाया तो लक्ष्मी ने केक हटा दिया। इस पर रागिनी बोली, रुक, अभी बताती हूँ तुझे। ये बोल उसने प्लेट चम्मच बगल के सोफे पर फेंका और लक्ष्मी की तरफ बढ़ गई। ये देखकर लक्ष्मी केक लेकर भाग गई। रागिनी उसके पीछे भागी। नंदिनी दोनों की ये मीठी सी लड़ाई देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। दूसरी तरफ रुद्र हॉल में बैठा काम कर रहा था और सुप्रिया साहिल के साथ खेल रही थी। इस लोग भी कोई फाइल देख रहा था। तभी माया अंदर आई और रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र बेबी, ये मैंने क्या सुना? साहिल और श्लोक पर हमला हुआ था? ओ गॉड, मैंने तो जैसे सुना वैसे ही आ गई देखने। ये कहते हुए वो अंदर आ गई थी। साहिल ने श्लोक के पास आकर धीरे से कहा, आटे की दुकान को खबर कौन सप्लाई करता है पता करो पहले तो। ना जाने कहाँ से इसे सब पता चलता है और चली आती है घर। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये। और एक बात बोल रहा हूँ मैं, अगर इसने मुझे किस्सी दी ना तो आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सारा गाल खराब कर देती है मेरा। ये कहते हुए उसने मुंह बना लिया। श्लोक उसकी बातों पर मुस्कुरा रहा था। रुद्र ने माया को देखते हुए कहा, सब ठीक है माया, किसी को कुछ नहीं हुआ है, आओ बैठो। उसके कहने पर माया बैठ गई। साहिल ने उसे देखते हुए कहा, बताओ, चाचू ने बोला नहीं कि बैठ गई उनके पास, ये नहीं कि चली जाएं। रुद्र ने उससे कहा, कुछ पियोगी? हाँ, ब्लैक कॉफ़ी। माया ये कहते हुए रुद्र को बहुत अदा से देख रही थी। रुद्र ने नौकर से ब्लैक कॉफ़ी के लिए कह दिया। माया ने रुद्र को देखते हुए कहा, तुम्हें भैया बहुत याद कर रहे थे, कभी मिलने आओ उनसे घर। वैसे भी बहुत दिन हो गया है घर आए, हमारे साथ डिनर किए। वो क्या है ना माया आंटी जी, चाचू को दूसरे के घर का खाना नहीं पसंद है। आपको नहीं पता, पर वो बाहर भी नहीं खाते हैं। बाहर की चीज़ें बहुत ख़राब और गंदी होती हैं। घर की चीज़ें और लोग सब अच्छे होते हैं। ये कहते हुए साहिल स्माइल करने लगा। माया ने उसकी बात पर उसे घूर के देखते हुए कहा, बेटा ज़्यादा बोलना भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, इसलिए बच्चों को इतना नहीं बोलना चाहिए। रुद्र ने माया के बात करने के तरीके को सुनकर उससे कहा, माया, शायद तुम भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मेरे भतीजे से बात कर रही हो, इसलिए ज़रा संभल के। माया ने रुद्र को गुस्सा होते हुए देखा तो उससे बोली, अरे रुद्र, सॉरी, पर साहिल को भी ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें नहीं लगता आजकल ये बिगड़ता जा रहा है? वो कैसा है मुझे पता है, तो तुम्हें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए रुद्र अपनी फाइल देखने लगा। साहिल श्लोक के पास से उठ के किचन में गया और काका जो कॉफ़ी बना रहे थे उसमें उसने कुछ खुराफात कर दी। नौकर डरते हुए कॉफ़ी लेकर आया और माया को पकड़ा दिया। माया ने जैसे ही एक सिप लिया वैसे ही उसका मुंह जलने लगा, क्योंकि साहिल ने कॉफ़ी में 2 चम्मच भर के लाल मिर्च डलवा दी थी। माया का मुंह जब जलने लगा तो श्लोक ने साहिल की तरफ देखा। सुप्रिया को भी ये देखकर पता चल गया था कि ये सब साहिल ने किया है। रुद्र ने माया से कहा, क्या हुआ माया, कॉफ़ी ठीक नहीं है क्या? इसमें तो ना जाने क्या है, मेरा मुंह जलने लगा। माया यह कहते हुए सामने रखा पानी पीने लगी, पर उससे भी उसकी जलन नहीं खत्म हुई। साहिल ने काका को देखकर कहा, अरे काका, आप क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ जल्दी माया आंटी के लिए मिठाई लाएं। उसके कहने पर काका भाग के गए और मिठाई लेकर आए, जिसे खाने के बाद माया थोड़ा ठीक महसूस कर रही थी। माया जान गई थी कि ये शरारत साहिल ने की है, लेकिन वो रुद्र के सामने साहिल को कुछ नहीं कह सकती थी। उसने गुस्से में अपना बैग उठाया और वहाँ से बिना कुछ कहे निकल गई। रुद्र जाते हुए उसे देखकर बोला, अरे माया सुनो तो, क्या हुआ? रहने दो ना चाचू, जा रही है तो जाने दो, वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आटे की दुकान। ये बोल साहिल सोफे पर बैठ गया। रुद्र ने उसके कहने पर उसे देखा और उससे बोला, तो ये आपने किया? जान सकता हूँ क्यों? आपने माया के साथ ये क्यों किया? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं, जब देखो बिना बुलाए चली आती है। उस पर से मुझे मेरे घर में रहना सिखाती हैं, ना जाने खुद को क्या समझती हैं। इससे अच्छी तो मेरी दोस्त है, कितनी प्यारी लगती है वो, और इससे भी अच्छी रागनी दीदी है। ना जाने आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं है।
बोल दें इसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। चलो काका खाना लगाओ। ये बोल वो उठ के जाने लगा तो रुद्र ने श्लोक से कहा, ये कुछ ज़्यादा ही उस लड़की की तारीफ नहीं करता है, जब देखो उसकी बात। अब क्या करे, वो है ही ऐसी। वैसे तू जा रहा है कल साहिल को छोड़ने या मैं जाऊँगा? ये कहते हुए श्लोक डाइनिंग टेबल के पास आ गया। रुद्र ने चेयर पर बैठते हुए कहा, तू छोड़ के आ जाना, मैं लेने चला जाऊँगा। ये बोल वो सब साथ में खाना खाने लगे। सुबह का वक्त नंदिनी का घर। नंदिनी पूजा घर में बैठी दिया तैयार कर रही थी और रागिनी अभी तक सो रही थी। लक्ष्मी ने चाय उबलने के लिए रखा था। उसने देखा आज ब्रेड नहीं है तो वो नंदिनी के पास गई। दीदी मैं ब्रेड लेकर आती हूँ, ख़त्म हो गई है। चाय बना के ढक दिया है, आप रागिनी दीदी को उठा दो, नहीं तो लेट हो जाएगा उन्हें जाने के लिए कॉलेज। ये कहते हुए वो थैला खींचने लगी। नंदिनी उसकी बात पर बोली, अरे आज संडे है लक्ष्मी, सोने दो उसे और तुम जाओ, जो सामान ना हो ले आओ, मैं बाद में पैसे दे दूंगी उसे। लक्ष्मी थैला लेकर कुछ दूर पर बने दुकान पर चली गई। नंदिनी बैठी पूजा घर को साफ कर रही थी। रागिनी के कमरे में रखा अलार्म 2-3 बार बज के बंद हो गया था। नंदिनी उठ के आरती करने लगी, तभी दरवाजे की घंटी बज गई। उसने रागिनी से चिल्ला के कहा, छोटी देखो कोई है दरवाजे पर, और अगर न्यूज़पेपर वाले हो तो उनसे महीने का बिल ले लेना। जाओ उठो देखो। उसके ये कहते ही 2 बार बेल बज चुकी थी। रागिनी कसमसाते हुए उठी और आंखों को मलते हुए जम्हाई लेते हुए दरवाजे तक आई। उसने दरवाज़ा खोल के उससे टिक कर बिना आंखें खोले कहा, भैया आज तक का बिल दे दो, दीदी ने कहा है, और न्यूज़पेपर भी। ये कहते हुए उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। तभी उसके हाथ पर किसी ने कुछ रखा। जब वो चीज़ उसे अजीब सी लगी तो उसने आँख खोल के देखा। उसके हाथ पर एक बड़ा सा मेढक था जो उसे देख रहा था, और सामने श्लोक की गोद में साहिल था जो उसे देखकर हंस रहा था। रागिनी ने जब अपने हाथ पर मेढक देखा तो उसकी आंखें फैल गईं और मुंह अजीब सा हो गया। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, मेढक दीदी आ। ये कहते हुए उसने अपने हाथ से मेढक को गिरा दिया और वो मेढक फुदकता हुआ ना जाने कहाँ चला गया। नंदिनी ने जब रागिनी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भाग के बाहर आई। उसने देखा साहिल और श्लोक बाहर खड़े थे और रागिनी उन्हें गुस्से में देख रही थी। नंदिनी ने उसके पास आकर कहा, छोटी क्या हुआ, आप चिल्लाई क्यों? इस पर श्लोक ने कहा, कुछ नहीं नंदिनी जी, रागिनी ने अपनी जैसी शक्ल वाली एक दूसरी प्रजाति की जीव को देख लिया है। मैंने सही कहा ना रागिनी जी? ये कहते हुए उसने रागिनी को देखकर आंख मार दी। रागिनी उसे देखकर मन में कहा, मतलब वो तुमने किया था? रुको अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। नंदिनी श्लोक की बात सुनकर बोली, मतलब? कुछ नहीं, मैं साहिल को छोड़ने आया था। वो मेरा एक केस है तो उसके सिलसिले में मुझे किसी से मिलने जाना है, इसलिए इसे जल्दी ले आया। ये कहते हुए उसने साहिल को नंदिनी की गोद में दे दिया। साहिल ने नंदिनी के गालों को अपने छोटे हाथों में लेते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दोस्त, और ये बोलकर उसके गालों पर एक प्यारी सी किस कर दी। नंदिनी भी उसके गालों को चूमते हुए बोली, ओह वेरी गुड मॉर्निंग साहिल, चलो अंदर आओ, आप भी आए श्लोक जी। ये कहते हुए वो साहिल को अंदर ले जाने लगी तो श्लोक ने कहा, नहीं नंदिनी जी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ, और शाम को शायद रुद्र इसे लेने आ जाए या मैं ही आ जाऊँगा। नंदिनी उसकी बात सुनकर चली गई। श्लोक जाने लगा और दोबारा पीछे मुड़कर रागिनी की तरफ झुक के बोला, अगली बार अगर मुझसे पंगा ली तो मेढक नहीं सीधा मगरमच्छ छोड़ दूंगा जो तुम्हें खा के पचा जाएगा, तो अब मुझसे दूर रहना। ये बोलकर उसने आंखों पर चश्मा लगाया और अल्लाह बचाए तेरी जान की, तू तो गुंडों में फंस गई है। ये गाते हुए वो अपनी गाड़ी के पास आया। उसे बैठ के उसे देखकर इस्माइल किया और वहाँ से चला गया। आओ कभी तो तुम आओगे मिस्टर वकील साहब, तब मैं तुम्हें बताती हूँ कौन कहाँ फंसा है। ये बोलकर वो अंदर आ गई। अंदर आने के बाद जब उसने देखा तो साहिल सोफे पर बैठा था और नंदिनी किचन में कुछ कर रही थी। रागिनी उसके बगल में पसरती हुई बोली, और छोटे माफिया क्या हाल है? साहिल ने उसे देखते हुए कहा, मस्त, आप बताओ। वैसे आज तो आपकी छुट्टी होगी? हाँ है। क्यों, क्या करना है? रागिनी के पूछने पर साहिल ने कहा, मूवी देखने चले और साथ में पॉपकॉर्न खाएंगे। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने कहा, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं जाना, चुपचाप दोनों घर में बैठो और यहीं कुछ करो। नंदिनी के ये बोलने पर दोनों का मुंह बन गया। लक्ष्मी भी तब तक सामान लेकर आ गई थी। उसने साहिल को देखकर नंदिनी से पूछा, दीदी ये तो रुद्र सिंघानिया का भतीजा है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है? कहीं रागिनी दीदी ने इसे किडनैप तो नहीं किया? क्या तू भी लक्ष्मी कुछ भी बोलती है? ये दीदी के पास आया है
अब से ये रोज आएगा और यही रहेगा। शाम को इसे लेने एक लंगूर आएगा या तुम सबका करता धरता रुद्र सिंघानिया। वैसे अब तुम ज़्यादा काम करने की आदत डाल लो, क्योंकि छोटे माफिया की बहुत बड़ी बड़ी फरमाइशें होती हैं। रागिनी ये बोलती हुए उठ खड़ी हुई। लक्ष्मी ने उसे देखकर कहा, आपसे तो कम ही होगी, झेल लेंगे इन्हें, पर आपकी फरमाइशों से भगवान जी बचाएं। ये बोल वो टोस्ट बनाने लगी। तभी साहिल ने कहा, मुझे सैंडविच खाना है और साथ में जूस और पास्ता। उसके ऑर्डर सुनकर रागिनी ने कहा, लो शुरू हो गई, और सुनो सेम मेरे लिए, मैं तब तक नहा के आती हूँ। ये बोलकर वो चली गई। लक्ष्मी सब बनाने में लग गई। दूसरी तरफ रुद्र अपने घर में बैठा था। उसे कल जो हमला हुआ उसके बारे में पता करना था। वो बैठा कल के हमले के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठा के देखा तो फ़ोन पर एक नाम शो हो रहा था, जिसे देखकर रुद्र की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने फ़ोन उठा के उससे कहा, शेखर साहब, कैसे फ़ोन किया आपने? दूसरी तरफ से शेखर साहब ने कहा, बहुत शांत लग रहे हो, मतलब तुम्हारा भाई जैसा दोस्त और जान से प्यारा भतीजा जिंदा है। वैसे मुझे दुख हुआ कि वो दोनों बच गए, पर कोई नहीं, कब तक बचते रहेंगे, कभी ना कभी किसी ना किसी गोली पर उनका नाम लिखा होगा। रुद्र ये सुनकर उससे बोला, शेखर साहब आप भूल रहे हैं, इस वक्त आप शेर को ललकार रहे हैं। मैंने अगर गन उठाई तो आप सोच भी नहीं सकते उतनी बुरी मौत दूंगा, इसलिए अच्छा होगा कि खुद को रोक लो, नहीं तो इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फ़ोन लिया और अपने एक खास आदमी को फ़ोन कर उससे कहा, जोरावर, मुझे इस शेखर के घर पर कुछ धमाके चाहिए। आज रात उसे खाने पर कुछ धमाकों की आवाज़ सुनाओ। जी मालिक, हो जाएगा। ये बोलकर जोरावर ने फ़ोन रख दिया। रुद्र ने खुद से कहा, अब मैं तुम्हें डर का एहसास दिलाता हूँ शेखर साहब। आपने कल मेरे भतीजे और मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की है ना, आज मैं आपको जवाब देता हूँ। ये कहते हुए उसे साहिल की याद आई। उसने फ़ोन उठा के नंदिनी का नंबर मिला दिया। नंदिनी उस वक्त बैठी साहिल को नाश्ता करा रही थी। उसका फ़ोन बजा तो उसने लक्ष्मी को प्लेट देते हुए कहा, लक्ष्मी आप खिलाइए इन्हें, हम फ़ोन देखते हैं। ये बोलकर वो उठ गई और अपना फ़ोन लेने चली गई। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो अननोन नंबर था। उसने डरते हुए उठाया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही उधर से रुद्र की आवाज़ आई, हेलो नंदिनी जी। उसकी आवाज़ सुन नंदिनी को राहत महसूस हुई। उसने साहिल के पास जाते हुए कहा, जी रुद्र जी बोले। साहिल ठीक है ना, आपको तंग तो नहीं कर रहा है? रुद्र के पूछने पर नंदिनी ने कहा, नहीं रुद्र जी, साहिल हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे हैं। रुद्र उससे बोला, अगर आपको परेशानी हो तो मैं आ जाऊँ, उसे लेकर चला आऊँगा, आज मेरा ऑफ है। नहीं सब ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है और आप कल के हमले को लेकर डर रहे हैं तो बेशक आकर अपने भतीजे को देख सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगी। वैसे आपसे पूछना था, साहिल को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है ना? कहीं मैं उसे कुछ ऐसा खिला दूँ जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो इससे अच्छा आप मुझे पहले ही बता दें। नंदिनी के पूछने पर रुद्र बोला, नहीं फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, साहिल सब खा लेता है, पर प्लीज़ उसे अंधेरी जगह से डर लगता है, इसलिए उसे ऐसी जगह मत ले जाना आप, और ना अंधेरे रूम में छोड़ना। ये सुनकर नंदिनी ने कहा, जी मैं ख्याल रखूँगी। वो रुद्र से बात कर ही रही थी कि तभी साहिल ने कहा, मुझे भी चाचू से बात करना है, कराओ ना। साहिल की जिद पर नंदिनी ने फ़ोन को स्पीकर पर कर दिया। साहिल ने ये देखकर रुद्र से कहा, चाचू मुझे मूवी देखने जाना है। पर नंदिनी बोली, मैं नहीं जा सकता। नंदिनी जी ने जो कहा उसे मानो, उनके घर रहो, मूवी मेरे साथ चल लेना आप। वैसे आप अपनी दोस्त को परेशान तो नहीं कर रहे हैं? रुद्र के ये पूछने पर साहिल बोला, नहीं मैं क्यों उन्हें परेशान करूँगा, वो तो मेरी दोस्त है ना। अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये कहते हुए उसने फ़ोन नंदिनी की तरफ कर दिया और खुद रागिनी के पास चला गया। नंदिनी ने उसके जाने के बाद फ़ोन लेकर रुद्र से कहा, अब आप ठीक हैं साहिल से बात करके? रुद्र ने अपने लैपटॉप को बगल में रखते हुए कहा, हाँ, और आपने साहिल को क्यों मना किया कि वो मूवी नहीं देखने जाएगा? नंदिनी ने प्लेट को उठाकर किचन में रखते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि साहिल पर फिर से हमला हो, और घर में है वो इसलिए सुरक्षित है, मैं फालतू में कोई सीन नहीं चाहिए। मतलब आपके कहने का ये है कि वो घर में सुरक्षित है? नहीं नंदिनी जी, ये सोचना गलत है आपका। अगर आपके दुश्मन आपको भरी सड़क पर मारने की कोशिश कर सकते हैं तो वो आपको घर में घुस के भी मार सकते हैं। उन्हें आपको मारने से मतलब है, फिर चाहे आप कहीं भी हों, ये नहीं देखेंगे। और अब उनकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को जीना तो नहीं छोड़ सकते। रुद्र की बातों पर नंदिनी ने उससे कहा, काश कभी ज़िंदगी में कोई दुश्मन ना होता, तो
तो शायद ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं होती। रुद्र ने उसकी बात पर कहा, लगता है आपने दुश्मनों को बहुत करीब से देखा है जो ऐसे बोल रही हैं। उसकी बात पर नंदिनी खामोश हो गई। उसने बिना कुछ बोले बस फ़ोन कट कर दिया। उसे रख साहिल और रागिनी के पास चली आई। उधर रुद्र नंदिनी के ऐसे फ़ोन कट कर देने से सोच में पड़ गया। उसने खुद से कहा, बहुत अजीब लड़की है, कुछ है तो ऐसा जो मुझे इस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर एक लड़की होकर भी वो ऐसी जो साड़ी पहनती है और सिंपल सी दिखती है, जिसे देखने पर लगता है वो बस चिल्ला देने से डर जाएगी, ऐसी लड़की ने एक बार में ही दुश्मनों की गाड़ी को शूट करके उड़ा दिया। स्ट्रेंज, मुझे नहीं लगता कि जैसी ये नंदिनी दिखती है वैसी ही होगी। कुछ और ही बात है इस लड़की में, और क्या बात है ये तो मुझे पता लगाना होगा। ये सोचते हुए उसने जोरावर को कॉल किया और नंदिनी के बारे में पता करने को कहा। शाम का वक्त, नंदिनी का घर। नंदिनी आज बच्चों को पढ़ाने नहीं गई थी क्योंकि संडे था, तो वो घर पर ही थी। रागिनी और साहिल दोनों में ही अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि दोनों शैतान थे और दोनों की इसलिए पट रही थी। नंदिनी इसी बात से खुश थी। वो शाम की चाय का इंतजाम कर रही थी क्योंकि साहिल और रागिनी की फरमाइश थी कि वो दोनों चीज़ पिज्ज़ा खाएंगे। इसके लिए वो सारा सामान खुद रेडी कर रही थी। साहिल बैठा हॉल में रागिनी के साथ पजल गेम खेल रहा था। तभी रुद्र का फ़ोन आया, ये पूछने के लिए कि क्या वो साहिल को लेने आए, क्योंकि अब उसका मन भी अकेले घर में नहीं लग रहा था। नंदिनी ने जब फ़ोन उठाया तो उसने कहा, क्या हुआ रुद्र जी, आप सुबह से 8वीं बार कॉल कर रहे हैं, अब क्या हुआ? सॉरी नंदिनी जी, वो घर में अकेला हूँ तो मन नहीं लग रहा है, मैं साहिल को लेने आ जाऊँ क्या? रुद्र के ऐसे बोलने पर नंदिनी बोली, आ जाएं। ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। रुद्र तो ये सुनकर खुश हो गया, तो उसने जल्दी से जाकर चेंज किया और एक शर्ट, उस पर गोल गले वाला प्यारा सा स्वेटर, जीन्स पहनकर उसने करीबन 3 बार अपने बाल शीशे के सामने खड़े होकर बनाया और बिगाड़ा, फिर खुद के हाथों से उसे सेट करा। उसने अपनी जीप की चाबी उठाई और नंदिनी के घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ श्लोक अपने काम से वापस आ रहा था। उसने एक जगह गाड़ी रोकी और ड्राइवर से वेट करने को बोलकर पानी लेने चला गया। उसने दुकान पर जाकर एक आदमी से कहा, सर एक पानी की बोतल देना, और आपके पास चॉकलेट होगी क्या? उसके पूछने पर दुकान वाले ने कहा, हाँ भैया होगी, रुके दे देते हैं। ये बोल वो सामान लेने चला गया दुकान के अंदर और श्लोक खड़ा इंतज़ार करने लगा। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आया। उसने फ़ोन पॉकेट से निकाल के देखा तो उस पर नंदिनी का मैसेज था। उसने उसे साहिल को लेने के लिए बुलाया था। उसने मैसेज पढ़ के फ़ोन वापस से पॉकेट में रख दिया। दुकान वाला पानी और चॉकलेट लेकर आया तो श्लोक ने उससे कहा, मुझे इस चॉकलेट का पूरा बॉक्स चाहिए, प्लीज़ आप दे दें। उसकी बात सुन दुकान वाला गया और चॉकलेट का पूरा डब्बा ले आया। श्लोक पेमेंट करने लगा तो 2-4 लोग आए और उस दुकान वाले को 2 तस्वीर दिखा के पूछने लगे, इन दोनों को कहीं देखा है? राज नंदिनी नाम है इसका। उस दुकान वाले ने देखकर कहा, जी नहीं, हमने तो नहीं देखा है। ये बोल वो अपने काम में लग गया। श्लोक ने पेमेंट किया और जाने लगा तो उन लोगों ने उसे रोक कर कहा, भाई साहब सुने। उनके कहने पर श्लोक रुक गया और उनकी तरफ देखकर बोला, जी बोले, क्या बात है? भाई साहब इन्हें देखा है? वो इतना ही बोल पाया था कि तभी श्लोक का फ़ोन बज गया। वो आदमी उसकी तरफ फ़ोटो कर रखा था पर श्लोक अपने फ़ोन में बिजी हो गया और उनसे ये बोला, सॉरी सर मुझे नहीं पता। ये बोलकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो लोग भी वापस अपनी गाड़ी के पास चल दिए। इधर साहिल नंदिनी के कमरे में अपना बैग लेने आया था। उसमें उसकी चॉकलेट थी। वो बैग में से चॉकलेट लेकर जा रहा था कि तभी उसके हाथ से टेबल पर रखी डायरी गिर गई और उसके कुछ पन्ने खुल गए। साहिल ने उस डायरी को उठाया और बिस्तर पर रख के उसे बंद कर दिया। उस पर लिखे नाम को पढ़ते हुए बोला, राजनंदिनी। वाह, ये तो दोस्त की डायरी है। गलत बात, ऐसी किसी की चीज़ नहीं देखते, चलो रखो। खुद को समझाते हुए उसने वो डायरी वहीं वापस रखा और अपनी चॉकलेट लेकर हॉल में आ गया। नंदिनी किचन में पिज्ज़ा बना रही थी और लक्ष्मी सेक। तभी बेल बजी तो रागिनी से नंदिनी ने कहा, छोटी जाओ देखो कौन है। ये सुनकर रागिनी उठकर गई और दरवाज़ा खोलकर देखी तो रुद्र खड़ा था। उसने रुद्र को देखकर कहा, आप ही गए? कुछ देर पहले ही तो दीदी ने फ़ोन किया था, उड़ के आए हैं क्या? रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, वो साहिल के बिना पहली बार इतनी देर दूर रहा तो इसलिए। मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। ये कहते हुए उसने रास्ता दिया तो रुद्र अंदर आ गया और रागिनी दरवाज़ा बंद कर उसके पीछे से बोली, जूते यहीं उतार देना, दीदी को अंदर जूते पहनकर जाना अच्छा नहीं लगता है।
उसके कहने पर रुद्र ने जूते वहीं उतार दिए। रुद्र घर को चारों तरफ नज़र घुमा के देख रहा था। उसने देखा सामने एक हॉल है और वहाँ बड़ा सा झूमर लगा है, चिमनी है और नीचे कारपेट बिछा है। उस पर कुछ कुशन रखे हैं और सोफे हैं। सामने ही बगीचा है। अंदर 3 कमरे हैं जिनमें से एक मंदिर वाला कमरा है और बाकी 2 बंद थे। रुद्र ये सब देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने किचन में काम कर रही नंदिनी पर गई, जिसने ढीला सा जूड़ा कर रखा था और उसके साइड के बाल निकल के उसके गालों को छू रही थी। उसने अपना पल्लू कमर में टांग रखा था। उसके माथे पर मैदा लगा था और गालों पर थोड़ा लग गया था। ये देखकर रुद्र स्माइल करने लगा। नंदिनी बहुत प्यारी लग रही थी। नंदिनी ने काम करते हुए पूछा, कौन है रागिनी? कहीं साहिल के माफिया चाचू तो नहीं है? उनका भी अलग ही है। अरे जब आज संडे था, खुद घर पर थे, तो क्यों साहिल को भेज दिया? जब जानते हैं उसके बिना नहीं रह सकते तो साहिल को आज अपने पास रख लेते, कल से भेजते। पर नहीं, इन दोनों चाचाओं को जरा भी अकल नहीं है। सही कहती हो तुम लंगूर। अरे मैं तो कहती हूँ दोनों ही लंगूर हैं। जितना साहिल परेशान नहीं करता उतना तो इसके करता धरता चाचू ने परेशान कर दिया मुझे। हेलो नंदिनी जी, साहिल ठीक है ना? मन तो किया बोल दूँ, नहीं ठीक है आपका साहिल, उसे खा गई मैं। रागिनी, साहिल तुम दोनों इतना शांत क्यों हो? क्या हुआ? ये कहते हुए उसने जब सर ऊपर किया तो सामने रुद्र को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने देखा रागिनी और साहिल दोनों ही खामोश होकर उसे देख रहे थे और लक्ष्मी भी उसे ही देख रही थी। रुद्र उसे घूरे जा रहा था। आप कब आए? बैठे, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ, बैठे। ये कहते हुए उसने लक्ष्मी की तरफ देखा और उससे बोली, लक्ष्मी इनके लिए चाय बना दो। जी दीदी, मैं बनाती हूँ। ये कहकर वो चाय बनाने लगी। नंदिनी ने रुद्र को देखकर कहा, आप बैठे खड़े क्यों हैं? मैं साहिल और रागिनी के लिए पिज्ज़ा बना रही थी, आप खाएंगे तो बना दूँ। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और जाकर सोफे पर बैठ गया। रागिनी नंदिनी के पास आ गई। नंदिनी ने रागिनी से धीरे से कहा, तुमने बताया क्यों नहीं कि ये है? मैंने सब बोल दिया और ना जाने मुझे क्या हो गया, मैंने वो सब बोल दिया। कोई बात नहीं दीदी, चलता है, टेंशन मत लो और पिज्ज़ा बनाओ। ये कहते हुए उसने पानी निकाला और ले जाकर रुद्र के सामने रख दिया। रुद्र बैठा अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नज़र नंदिनी पर चली जाती है जो काम कर रही थी। तभी डोरबेल वापस से बजी। इस बार लक्ष्मी ने जाकर गेट खोला तो श्लोक था। उसने श्लोक को देखकर कहा, आप? जी मैं साहिल को लेने आया हूँ। नंदिनी जी हैं? उसके ये बोलने पर लक्ष्मी ने खुद से कहा, एक बच्चे के लिए अब क्या फौज आएगी पूरी? एक आया था काफ़ी नहीं था जो ये भी चले आए? ये सोचते हुए उसने उसे अंदर जाने का इशारा और जूते उतारने को भी कहा। श्लोक भी जूते उतार के अंदर आया तो रुद्र उसे हाल में बैठे दिख गया। उसने उसे देखकर बोला, रुद्र तो यहाँ? तो मुझे क्यों बुलाया नंदिनी जी ने? रुद्र ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मुझे क्या पता, मैंने तो कह दिया था मैं आ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप दोनों ही आ गए हैं, अच्छा है ना। आज हमारे साथ पिज्ज़ा खा लें और फिर साहिल को लेकर साथ घर चले जाएं। रागिनी के बोलने पर श्लोक उसे शक वाली नज़रों से देखने लगा। उसे लग रहा था हो ना हो मैसेज रागिनी ने ही उसे किया होगा। तभी नंदिनी 3 पिज्ज़ा और चॉकलेट मिल्क शेक लेकर आई। उसने देखा श्लोक भी आया है तो उसके लिए भी पिज्ज़ा लेने चली गई। वो सबके लिए पिज्ज़ा बनाकर ले आई और वहीं बैठ ही सबके साथ खाने लगी। रुद्र उसे देख रहा था। नंदिनी को लगा शायद उसकी बात पर रुद्र उसे घूर रहा है। वो अपनी नज़रें चुरा के खाई जा रही थी। लक्ष्मी के जाने का वक्त आ गया था तो अपना सामान लेकर नंदिनी के पास आई। अच्छा दीदी, चलती हूँ, कल आऊँगी। ये बोल वो जाने लगी तो नंदिनी ने उससे कहा, रुक लक्ष्मी। ये बोल वो उठी और किचन से पैकेट ले आई। वो पैकेट लक्ष्मी को देते हुए बोली, ये ले जा, तेरे छोटे भाई के लिए है और कुछ पैसे तू बता रही थी ना तेरे भाई की स्कूल फीस, ले लो, कल जाकर जमा करा देना और कल हो सके तो रहने देना आने को। मुझे कुछ काम है तो शहर की तरफ जाऊंगी, इसलिए परसों आ जाना। उसकी बात सुन लक्ष्मी खुशी से सामान लेकर चली गई। नंदिनी जिस इलाके में रहती थी वो शिमला गांव के इलाके में आता है, इसलिए जहां वो रहती थी वो जगह बहुत खूबसूरत थी। रुद्र शिमला शहर में रहता था। रागिनी का कॉलेज शहर में ही था, इसलिए नंदिनी को जाना होता था उसे लेने। रुद्र ने उसके जाने के बाद उससे पूछा, आप यहाँ क्यों रहती हैं, शहर में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती हैं? नंदिनी ने बैठते हुए कहा, मुझे ये जगह पसंद है, शहर के शोर शराबे से दूर शांत वातावरण मुझे अच्छा लगता है। साहिल ने अपना पिज्ज़ा ख़त्म किया और रुद्र से बोला, चाचू चलो ना, मूवी देखने चलते हैं प्लीज़। उसके कहने पर रुद्र मान गया। साहिल ने रागिनी को भी आने को कहा तो वो बोली, सॉरी छोटी माफिया,
पर दीदी को अकेले छोड़ के नहीं आ सकती हूँ, तो अपनी दीदी को भी साथ ले चलो। रुद्र के बोलने पर नंदिनी ने साफ इनकार कर दिया। साहिल इस पर उदास होते हुए बोला, कोई मेरी खुशी के बारे में नहीं सोचता, जिसे देखो वही मना कर देता है, मुझ छोटे से बच्चे को। ये सुनकर नंदिनी ने उसे पकड़ अपने पास लाते हुए कहा, अच्छा फिर कभी चलेंगे पक्का? अभी वक्त ज़्यादा हो गया है ना इसलिए, पर प्रॉमिस नेक्स्ट बार हम ज़रूर चलेंगे। नंदिनी के मनाने पर साहिल मान गया और रुद्र श्लोक के साथ घर जाने के लिए रेडी हो गया। तभी रागिनी ने श्लोक से कहा, ओ एडवोकेट साहब, अपनी कोट तो लेते जाएं, क्या इसे लेने फिर इतनी दूर आएंगे आप? उसके ये बोलने पर श्लोक ने जूते पहनते हुए कहा, मैं जूते पहन लूँ मैडम जी, तब लूँगा ना अपनी कोट। ये बोल उसने जूते पहने और रागिनी से अपनी कोट लेकर सबके साथ बाहर आ गया। रागिनी ने उसे जाते हुए देखकर कहा, जाओ श्लोक जी, आज आपको पता चलेगा कि रागिनी के साथ पंगा लेना कितना भारी होता है। ये बोल वो अंदर आ गई। श्लोक और रुद्र दोनों ही साहिल को लेकर जा रहे थे। तभी रुद्र ने साहिल से पूछा, तो कैसी है आपकी दोस्त नंदिनी? बहुत प्यारी है, और आपको पता है उनका पूरा नाम राजनंदिनी है। ये कहते हुए वो अपना पजल के साथ खेल रहा था, पर जब श्लोक ने ये नाम सुना तो वो सोचने लगा कि ये नाम उसने कहीं सुना है, तो पर तभी उसे कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने अपने कोट के पॉकेट में हाथ डाल के जब उस अजीब चीज को निकाला तो वो 2-4 चूहे थे, जिसे देखकर श्लोक ने तेज से चिल्लाया। श्लोक ने जब अपनी जेब से चूहे निकाल के देखा तो वो चिल्ला के बोला, चूहे रुद्र चूहे। ये कहते हुए उसके हाथ से छोटे छोटे चूहे जीप में गिर गए। रुद्र ने जब चूहे को उसकी तरफ आते हुए देखा तो एक हाथ से उन्हें दूर भगाने लगा। साहिल अपने बैग से उन्हें हटा रहा था। तभी श्लोक के दूसरे जेब से भी चूहे निकलकर बाहर आने लगे। ये देखकर श्लोक ने कहा, यार गाड़ी रोक, ये देख। ये देखकर रुद्र ने साइड में गाड़ी रोकी तो बाकी गाड़ियां भी रुक गई। रुद्र ने जीप से निकालते हुए कहा, साले तूने क्या चूहे बेचने शुरू कर दिए? इतने सारे चूहे आए कहाँ से? कोट उतार पहले। ये बोलकर वो श्लोक के पास आया और उसकी कोट उतार के दूर फेंक दिया। साहिल ने चूहों को अपने पास से हटाते हुए कहा, चाचू बाहर निकालो मुझे। ये क्या लेकर आ गए आप? कोई जेब में चूहे भर के रखता है क्या? बेटा ये बात तो अपने श्लोक चाचा जी से पूछे आप, ना जाने इतने चूहे कहाँ से आए इनके पास। ये कहते हुए उसने साहिल को जीप से बाहर निकाला और सड़क पर खड़ा किया। उसने ड्राइवर से जीप को लाने को कहा और खुद उससे गाड़ी में सबके साथ बैठ के घर के लिए निकल गया। रास्ते भर श्लोक ये सोचता रहा कि चूहे आए कहाँ से। वो लोग घर पहुँचे और अपने कमरे में चले गए। श्लोक जब कमरे में आए तो उसने अपनी टाई उतार के बिस्तर पर रख दी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कोई अननोन नंबर है। उसने उठाते हुए कहा, हेलो कौन? दूसरी तरफ से रागिनी ने कहा, कैसा लगा मेरा तोहफा? अच्छे लगे ना छोटे छोटे चूहे? और चाहिए तो बताना, मैं और भेज दूंगी। श्लोक उसकी आवाज़ सुनकर गुस्से में बोला, अच्छा तो ये तुमने किया था? अरे मुझे तो तभी समझ जाना चाहिए था जब तुमने इतने प्यार से मुझे कोट लेने को कहा था। रागिनी इस बार देखना मैं क्या करता हूँ। अच्छा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। एक बार मुँह की खा चुके हो पर अभी भी मुझसे पंगा लेना है? बेटा अगली बार एनाकोंडा तुम पर छोड़ दूंगी और वो तुम्हें खाएगा नहीं, निगल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। इसलिए अगली बार मुझसे पंगा मत लेना, वरना सारी वकालत निकाल दूंगी। ये बोलकर रागिनी ने फ़ोन रख दिया। श्लोक ने उसके फ़ोन काटने पर अपने फ़ोन को देखते हुए कहा, इस लड़की को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे तो कल मैं बताता हूँ, बहुत इसने मुझे परेशान कर लिया। ये बोल उसने फ़ोन बिस्तर पर रखा और चेंज करने चला गया। जब वो चेंज करके आया और शीशे के सामने खड़े होकर साहिल की बात याद करने लगा तो उसे याद आया कि उसने नंदिनी का नाम कहाँ सुना था। वो सीधा रुद्र के कमरे में गया और उससे बोला, रुद्र याद है साहिल ने बताया था कि नंदिनी का पूरा नाम राजनंदिनी है, तो इसमें क्या है? अब क्या उसका नाम भी ना हो? ये कहते हुए वो बिस्तर पर बैठ गया। श्लोक उसके सामने बैठते हुए बोला, अरे नहीं यार, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। रुद्र ने उसे देखते हुए कहा, तो क्या मतलब था आपका वकील साहब? आपको नंदिनी का नाम पसंद नहीं आया क्या? ये बोलते हुए वो हंसने लगा। श्लोक ने उसे थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, तू मेरी बात सुनेगा? आज जब मैं नंदिनी जी के घर आ रहा था तो एक दुकान पर पानी की बोतल और चॉकलेट का बॉक्स लेने उतरा था। वहीं कुछ लोग 2 तस्वीर लेकर आए थे। उन्होंने उस तस्वीर को निकाल के दुकान वाले को दिखाया और उनसे पूछा, मैंने तस्वीर तो ठीक से नहीं देखा था पर नाम उन्होंने राजनंदिनी ही लिया था, इतना मुझे याद है। ये सुनकर रुद्र भी थोड़ा सीरियस हो गया।
उसने उसे देखते हुए कहा, क्या बोला? कोई उन्हें खोज रहा है? मुझे लगा तो था कि कुछ है, क्योंकि जैसी ये लड़कियां दिखती हैं वैसी है नहीं। सोचो, नंदिनी दिखने में इतनी सीधी और सॉफ्ट गर्ल लगती है, और तुमने बताया कि उसने एक ही सूट में गाड़ी को उड़ा दिया था। इतनी अच्छी तरह से बंदूक उसे चलाना आता है, जिसने कभी चलाई हो। और लड़कियां तो डंडा ना मार पाएँ ठीक से, तो गोली तो बहुत दूर की बात है। हाँ भाई, मेरे मन में यही ख्याल था। अब इनके बारे में पता करना होगा, आखिर दोनों बहनें हैं क्या चीज़। कुछ तो है जो राज है। श्लोक के ये कहने पर रुद्र ने कहा, डोंट वरी, मैंने जोरावर को काम पर लगा दिया है, तो अब तो पता करके बताएगा। रुद्र और श्लोक के दिमाग में बहुत सारे सवाल अब उमड़ गए थे, पर अब जवाब तो बस जोरावर के आने पर ही मिल सकता था, इसलिए दोनों को इंतज़ार करना होगा। दूसरी तरफ शेखर अपने घर पर रेडी हो रहा था और कहीं जा रहा था। वो रेडी होकर जैसे बाहर आया और ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहा, वैसे ही एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसे सुनकर शेखर घर के बाहर आया और देखा तो उसकी स्कॉर्पियो ब्लास्ट हो रखी थी। उसने उस जलती हुई गाड़ी को देखा और गुस्सा हो गया। तभी उसके पॉकेट में रखा फ़ोन बजा, जिसे उसने निकाल के देखा तो रुद्र की कॉल थी। उसने जैसे कान से लगाया वैसे ही रुद्र ने बहुत गहरी आवाज़ में कहा, कैसा लगा मेरा धमाका? वैसे एक सरप्राइज़ और है, देखना चाहोगे? रुको दिखाता हूँ। 1। जैसे ये कहा, उसकी दूसरी गाड़ी ब्लास्ट हुई। जैसे जैसे रुद्र गिनते जाता वैसे वैसे शेखर के घर की सामने खड़ी गाड़ियाँ ब्लास्ट होती। ये देखकर शेखर की आंखें फैल गई थीं। रुद्र ने उससे कहा, सोचो, आज तुम इनमें से किसी भी गाड़ी में बैठे थे तो क्या होता? तुम तो तंदूरी चिकन बन जाते। इसलिए अगली बार ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मैं इस बार ट्रेलर दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम तुम्हें तुम्हारे घर सहित उड़ा दूंगा। गुड नाइट। ये बोलकर रुद्र ने फ़ोन रख दिया। शेखर वापस अंदर गया और गुस्से में वहाँ रखी सारी चीज़ें तोड़ने लगा। उसने अपने आदमियों को बुलाया और उनसे कहा, मुझे रुद्र के भतीजे की लाश चाहिए, तो अब जाओ और वापस तब आना जब उसके भतीजे की लाश तुम लोगों के हाथों में हो। जाओ अब। उसके ये बोलते ही उसके आदमी वहाँ से चले गए। शेखर ने खुद से कहा, बस रुद्र सिंघानिया, बहुत हो गया। आज जो तुमने किया है उसका जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा। ये बोल वो अपने कमरे में चला गया। सुबह का वक्त, नंदिनी का घर। नंदिनी उठकर किचन में काम कर रही थी। रागिनी नहा रही थी। रागिनी जब तक नहा के आई तब तक नंदिनी ने टेबल पर नाश्ता लगा दिया था। रागिनी ने अपना बैग रखा और कुर्सी खींच के एक टोस्ट और जूस लेकर पीने लगी। नंदिनी उसे ऐसे जल्दी जल्दी खाते हुए देखकर बोली, छोटी, धीरे धीरे खाओ, नहीं तो गले में अटक जाएगा। रागिनी नाश्ता कर रही थी और नंदिनी अपना सामान रख रही थी। रागिनी ने नाश्ता किया और कुछ टोस्ट को फॉयल में लपेट के अपने पास रख लिया। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा, दोनों का बैग लिया और बाहर आ गई। नंदिनी ने घर को ताला लगाया और गाड़ी के पास बढ़ गई। रागिनी ने उससे कहा, दीदी आप ये सब पकड़ो और बैठो, मैं ड्राइव करती हूँ। ये कहते हुए उसे सारा सामान नंदिनी को दे दिया और खुद चाबी लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। नंदिनी भी गाड़ी में बैठ गई। रागिनी ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ गई। रागिनी ने नंदिनी से गाड़ी चलाते हुए कहा, दीदी फॉयल में टोस्ट है, पहले उसे खा लो, फिर करना जो करना हो। नंदिनी ने उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए कहा, तो वो आप हमारे लिए रख रही थी? हमें लगा आप अपने लिए बांध रही हैं। मैं मानती हूँ मैं खाती बहुत हूँ, पर इतना भी नहीं खाती कि अपनी बहन का हिस्सा ही खा जाऊँगी। ये तो सिर्फ वीर भाई जी में है, जो खुद के साथ दूसरों के हिस्से को भी छीन लेना चाहते हैं। उन्हें तो भाई बोलते हुए भी मुँह कड़वा जाता है। ये कहते हुए वो गाड़ी चला रही थी। नंदिनी उसकी बातों को याद करते हुए जैसे कहीं खो गई। रागिनी ने अपने कॉलेज के आगे गाड़ी रुकी और बाहर निकलते हुए बोली, दीदी अपना ख्याल रखना, कुछ खा लेना और दोपहर में आते वक्त मेरे लिए पिज्ज़ा लेकर आना प्लीज़। और हाँ, एक उस छोटे माफिया के लिए, आज दोपहर आएगा ना वो। चलो अच्छा बाय, मुझे लेट हो रहा है। ये बोल उसने अपना बैग लिया और भाग के कॉलेज के अंदर घुस गई। नंदिनी गाड़ी लेकर आगे की तरफ बढ़ गई। नंदिनी कुछ देर में शिमला शहर के जाने माने पब्लिकेशन हाउस के सामने खड़ी थी। वो अंदर गई और जाकर उस पब्लिकेशन हाउस के मालिक से मिली। वो बैठा जैसे नंदिनी का ही वेट कर रहा था। नंदिनी उस बूढ़े आदमी को देखते हुए बोली, कैसे हैं आप किशोरी लाल जी? उसकी आवाज़ सुनकर किशोरी लाल ने उसे देखते हुए कहा, अरे नंदिनी बिटिया आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, एक हफ्ते से तुम्हारा चेक लेकर बैठा हूँ। ये कहते हुए वो अपने टेबल की ड्रॉर में चेक खोजने लगे। नंदिनी आकर उनके सामने वाली खाली चेयर पर बैठी। किशोरी लाल ने चेक
खोज के उसे नंदिनी को देते हुए कहा, ये रहा आपका 6 लाख का चेक। इस बार भी आपकी बुक मार्केट में टॉप नंबर पर रही। ये कहते हुए चेक उन्होंने नंदिनी की तरफ बढ़ा दिया। नंदिनी ने चेक लेते हुए उन्हें नेक्स्ट बुक की कॉपी दी और बोली, ये मेरी नेक्स्ट बुक है, इसे पब्लिश कराने के लिए देखें और जब सब हो जाए तो मुझे बता दें, मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी। अरे नहीं बेटा, इस बार आपकी बुक हम फ्री में छापने वाले हैं। बस जो छपने के बाद पब्लिकेशन हाउस का प्रॉफिट होता है उतना ही लूँगा और बाकी आपका होगा। आपकी वजह से 3 साल से मेरा पब्लिकेशन हाउस टॉप पर चल रहा है, इसलिए हमने सोचा इतनी छूट आपको दे ही सकते हैं। ये कहते हुए नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी ने मुस्कुरा के उन्हें देखा और फिर कुछ देर बाद कर वहाँ से निकल गई। नंदिनी जब पब्लिकेशन हाउस के बाहर आई तो उसने देखा दूर कुछ लोग उसे देख रहे हैं। वो समझ गई कि कुछ तो है। वो गई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। उसने साइड मिरर से उन सबको देखा तो वो सब भी गाड़ी में बैठ गए थे। नंदिनी ने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे बढ़ गई। वो लोग भी उसके पीछे आ रहे थे। वो किसी से नंदिनी के बारे में फ़ोन पर बता रहे थे। नंदिनी उन्हें ऑब्जर्व कर रही थी। उसने अपनी गाड़ी को शिमला की ऐसी ऐसी रोड पर घुमाया कि उनका ध्यान अच्छे से भटका और नंदिनी उनका ध्यान भटका के वहाँ से कॉलेज के लिए निकल गई, रागिनी को लेने के लिए, क्योंकि उन सब से जान छुड़ाते हुए उसे वक्त लग गया था। उसने श्लोक को भी वहीं आने को कहा था। नंदिनी जब कॉलेज पहुंची तो उसने देखा कि रागिनी खड़ी उसका ही वेट कर रही थी। उसने उसके पास आते हुए कहा, रागिनी सॉरी लेट हो गई। वैसे श्लोक जी आए क्या? नहीं, मैं तो कब से खड़ी हूँ, वो अभी तक नहीं आए। रागिनी ये बोल ही रही थी कि तभी नंदिनी का फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठा के देखा तो श्लोक का कॉल ही था। उसने कॉल रिसीव करके उससे कहा, कहाँ हैं आप श्लोक जी? मैं रागिनी के कॉलेज आ गई हूँ। उधर से श्लोक ने कहा, सॉरी, मैं और रुद्र दोनों ही एक मीटिंग में हैं। आप जाकर साहिल को स्कूल से ले लें। हम दोनों शाम को ही आकर झील के पास उसे ले लेंगे। उसके ये बोलने पर नंदिनी ने कहा, ठीक है, मैं ले लेती हूँ। आप 5 बजे से पहले आ जाना। ये बोलकर उसने फ़ोन रखा और साहिल के स्कूल की तरफ चल दी। साहिल का स्कूल रागिनी के कॉलेज से कुछ ही दूरी पर ही था, इसलिए दोनों जल्दी पहुँच गए। साहिल अपने गार्ड्स के साथ खड़ा श्लोक का वेट कर रहा था। नंदिनी ने उसके पास जाते हुए कहा, साहिल बेटा। उसे देखकर साहिल उसके पास भाग के आया। नंदिनी ने उसे गोद में उठा लिया। रागिनी वहीं बगल में बने एक शॉप से कुछ खाने के लिए लेने चली गई। नंदिनी ने साहिल को देखकर कहा, चले, आज आप शाम तक हमारे साथ रहेंगे। ये बोलकर वो उसे लेकर गाड़ी के पास आ गई। रागिनी तब तक खाने के लिए बहुत कुछ ले आई थी। उसने साहिल को देखकर कहा, और छोटे माफिया कैसे हो, भूख लगी है? ये कहते हुए उसने सारा सामान बैक सीट पर रखा। साहिल ने कहा, हाँ बहुत। उसके ये बोलते ही रागिनी ने एक बर्गर निकाल के उसके हाथ में दे दिया। साहिल ने उसे लेते हुए कहा, थैंक यू। ये बोल वो खाने लगा। नंदिनी ने उसे रागिनी को दिया और खुद ड्राइव करने बैठ गई। रागिनी ने अपने लिए भी एक बर्गर लिया था। वो साहिल को लेकर सामने वाली सीट पर बैठ गई। नंदिनी ने गाड़ी गांव की तरफ मोड़ दी। साहिल बैठा रागिनी और नंदिनी को अपने स्कूल की बातें बता रहा था। रागिनी भी बहुत मन से कहते हुए सुन रही थी। कुछ देर में वो दोनों साहिल को लेकर पहाड़ी गांव में पहुंच गए थे। साहिल पहली बार इधर आया था। उसे वो जगह देखकर बहुत अच्छा लगा। नंदिनी लड़कियों को पढ़ाने लगी और साहिल रागिनी के साथ था। इधर वो लोग नंदिनी को खोज रहे थे पर वो उसे मिली ही नहीं थी। उन आदमियों में से जो सरदार था उसने कहा, कहाँ गई वो? अभी तो देखा था। क्या जवाब देंगे साहब को कि हम उन्हें पाके भी खो दिए? आखिरी बार कहाँ देखा था उन्हें? उसने अपने उस आदमी से पूछा जिसे नंदिनी ने चकमा दिया था। उसने उसे देखते हुए कहा, जी शिमला के पुराने चर्च के पास। तो चलो वहीं से खोजते हैं। ये बोलकर वो बैठ गया जीप में। शाम का वक्त, झील का किनारा। नंदिनी का ये लड़कियों को डांस सिखाने का वक्त था। वो सब को लेकर झील के पास आ गई। रागिनी और साहिल वहीं खेल रहे थे। सारी लड़कियां आकर अपने घुंघरू पहनने लगी। साहिल भी उन्हें देख रहा था। नंदिनी ने भी अपने पैरों में घुंघरू पहना और नीला से तबले पर थाप देने को कहा। सारी लड़कियां आकर नंदिनी के पीछे खड़ी हो गईं। आज भी वो सब को सेम गाने पर मगर अलग अलग स्टेप सिखा रही थी। रागिनी और साहिल बैठ के देख रहे थे। तभी वहाँ रुद्र और श्लोक भी आ गए। रुद्र ने नंदिनी को डांस करते हुए देखा और वहीं रुक गया। श्लोक तो रागिनी को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। रागिनी उसे देखकर एक बड़ी सी स्माइल दे रही थी। श्लोक ने मुंह फेर लिया। साहिल दौड़ के रुद्र के पास चला गया।
नंदिनी ने जब आखिरी स्टेप पर अपने पैर रोके तो उसकी नज़र सामने खड़े रुद्र पर गई, जो उसे पलक झपकाए बिना बस देखे जा रहा था। नंदिनी ने अपनी साड़ी ठीक की और रुद्र को आभास हुए शायद नंदिनी उसके ऐसे देखने से घबरा गई। उसने अपनी नज़रें फेर ली। नंदिनी ने सब लड़कियों को भेज दिया। वो साल ओढ़ते हुए श्लोक के पास आई और उससे बोली, आप तो वक्त के बहुत पक्के हैं, चलो मेरी क्लास भी ख़त्म हो गई है। श्लोक ने उससे कहा, पर आप तो बोलती हैं कि आप किसी के लिए काम नहीं करती, तो ये सब ये मैं पैसे के लिए या किसी के कहने पर नहीं करती हूँ। इन्हें पढ़ाना मेरी खुशी है, बस ये समझ लें आप। ये कहते हुए उसने साहिल का बैग उसे थमा दिया। तभी वहाँ एक आदमी गाड़ी लेकर आ गया। वो एक हट्टा कट्टा आदमी था। रुद्र ने उसे देखकर कहा, रुको जोरावर, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। रुद्र ये बोलकर श्लोक को साहिल को देखने के लिए बोलकर उसके पास चला गया। रुद्र उधर गया कि तभी वहाँ एक गाड़ी और आई, जिसे देखकर नंदिनी और रागनी घबरा गई। उसमें से सूट पहने एक आदमी निकला, जिसकी उम्र 45 साल की होगी। जब वो बाहर आकर खड़ा हुआ तो रागनी ने उन्हें देखकर स्माइल दिया। रुद्र की नज़र उस आदमी पर थी जो इस वक्त नंदिनी और रागनी को देख रहा था। वैसे देख तो श्लोक भी रहा था। नंदिनी और रागनी दोनों उसके पास गए और झुक के उनके पैर छुए और नंदिनी ने उससे पूछा, प्रणाम काका जी, आप यहाँ, सब ठीक है ना? चाची जी ठीक है ना? ये कहते हुए वो उन्हें देख रही थी। इधर जोरावर रुद्र को नंदिनी के बारे में बता रहा था। काका ने नंदिनी को जैसे कुछ कहने के लिए मुंह खोला, वैसे ही उन पर फायरिंग हुई और उनके बाजू पर गोली लग गई थी। रुद्र और श्लोक ने ये देखा तो अपने आदमियों को अलर्ट होने को कहा। नंदिनी और रागनी ने काका जी को संभाला। नंदिनी ने सर उठा के पीछे देखा तो वही लोग थे 3 गाड़ियों में जो उसे खोज रहे थे। ये देखकर नंदिनी ने रागनी से कहा, छोटी, आप काका जी को गाड़ी में बैठाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। ये बोलकर वो उनके सामने खड़ी हो गई। रुद्र ये सब देखकर समझ नहीं पा रहा था। जोरावर ने अपने आदमियों से रुद्र को प्रोटेक्ट करने को कहा था। रुद्र ने नंदिनी से पूछा, नंदिनी जी, ये सब कौन है और ये क्या हो रहा है? उसके पूछने पर उस आदमी ने कहा, ओ छोरे, राजकुमारी जी से क्या पूछते हैं आप? हम आपको बताते हैं कि हम कौन हैं। हम हैं इन दोनों राजकुमारियों की मौत, जिसे भेजा है वीर सिंह ठाकुर ने। उसके ये बोलते ही श्लोक और रुद्र ने एक दूसरे को देखा। नंदिनी ने उनके सामने खड़े होते हुए कहा, भूल जाएं आप शेर सिंह की, आप हमें मार पाएंगे या मेरी बहन को। शायद आप भूल रहे हैं, इससे पहले हमने आपके महल में खून का तांडव किया है। मत मजबूर करें हमें ऐसा कुछ करने के लिए। वापस शांत से यहाँ से चले जाएं और अपनी ज़िंदगी को जिएं। शेर सिंह ने जीप से नीचे उतरते हुए कहा, अरे राजकुमारी, हम उस वक्त थे नहीं, इसलिए आप वो सब कर गुजरी, पर अब हम हैं, इसलिए भूल जाएं। हाँ, हमें पता है हमारे महल में गुंडों को रखने का रिवाज हमारे जाने के बाद ही शुरू हुआ, वरना वहाँ पर काका जी जैसे वफादार रखे जाते हैं, ना कि तुम जैसे डकैत और गुंडे। ये तो वीर के राज में ही हो सकता है। ये कहते हुए उसे देखे जा रही थी। शेर सिंह ने अपने सारे आदमियों को इशारा किया, वो जाकर नंदिनी को घेर ले। उसके इशारे पर सब ने नंदिनी को घेर लिया। नंदिनी उनके बीच में खड़ी थी। रुद्र ने जब ये देखा तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर नंदिनी ने उसे देखते हुए कहा, नहीं रुद्र जी, यह आपकी लड़ाई नहीं है, मेरी है, इसलिए इसे मैं खुद लड़ूंगी। आप दूर रहें इन सब से। ये बोलकर वो रागनी की तरफ देखने लगी। रागनी समझ गई थी कि नंदिनी के इशारे को। शेर सिंह ने उसे देखते हुए कहा, राजकुमारी जी, आज खाली हाथ हैं और खड़ी हैं हमसे लड़ने, अजीब बात है। वैसे क्या ऐसे ही लड़ने वाली हैं इन नाजुक हाथों से? वैसे ठीक है, मेरे आदमियों को भी आपके कोमल हाथों की गर्मी का एहसास मिल जाएगा। अब देख क्या रहे हो, मारो इन दोनों बहनों को और ले चलो इनकी लाशों को साथ में। उसके ये कहते ही उन सब ने अपनी तलवार कस के हाथ में पकड़ ली। रुद्र और श्लोक तो ये देखकर घबरा गए थे। साहिल ने रुद्र से कहा, चाचू प्लीज़ दोस्त की जान बचा लीजिए। उसकी बात सुनकर रुद्र ने जोरावर को इशारा किया। तभी रागनी ने नंदिनी को आवाज़ देते हुए कहा, दीदी ये लो। ये कहते हुए उसने एक तलवार उसकी तरफ फेंक दी। नंदिनी ने उस तलवार को अपने हाथ लिया। तलवार की पकड़ने वाली जगह के ऊपर एक सूर्य बना था। वह तलवार इतनी चमक रही थी कि जिसमें नंदिनी का शांत चेहरा गुस्से में तब्दील होते जा रहा था। रुद्र, श्लोक और जोरावर खड़े ये सब देख रहे थे। काका ने रागनी को बंदूक दी अपनी। रागनी ने उसे लोड किया और खड़ी हो गई। इधर नंदिनी ने उन सब को देखा और तभी उन सब ने एक साथ उस पर वार किया, पर नंदिनी ने उन सब के वार को बहुत कुशलतापूर्वक रोक दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर
उन सबको दूर धक्का दिया और खड़ी हो गई। रुद्र श्लोक ये देखकर दंग हो गए। श्लोक ने रुद्र से कहा, वैसे जोरावर ने क्या बताया इन देवी जी के बारे में? ये राजकुमारी है, बाकी कुछ बता पाता इससे पहले ये गैंडे जैसी शक्ल लेकर चला आया। पता नहीं ये माजरा क्या है, आखिर बात क्या है इन दोनों बहनों की। रुद्र ये कहते हुए नंदिनी को देख रहा था, जो इस वक्त बहुत प्यार से सारे आदमियों को मौत के घाट उतार रही थी। शेर सिंह ने जब देखा कि नंदिनी उन लोगों पर भारी पड़ रही है तो उसने गन निकालकर उस पर निशाना लगाया। रुद्र ने ये देख लिया था, तभी गोली चलने की आवाज़ आई और रागिनी ने तेज से चिल्लाया, दीदी! क्या शेर सिंह ने नंदिनी को गोली मार दी है? क्या रुद्र नंदिनी का साथ देगा? क्यों ये लोग नंदिनी और रागिनी को मारना चाह रहे हैं? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में।